हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित ITI इंस्ट्रक्टर वायरमैन ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब HSSC बोर्ड द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई थी तो उस समय टोटल 90 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिसमें 40 क्वेश्चंस टेक्निकल मीन्स वायरमैन ट्रेड से क्वेश्चंस पूछे गए थे तथा 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट से पूछे गए थे, जिसमें हरियाणा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर जीके एंड इंडिया जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। साथियों, इस वीडियो में हम केवल टेक्निकल पार्ट को ही डिस्कस करेंगे, बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट को मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि नॉन टेक्निकल पार्ट से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि परीक्षा में कैसे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी तैयारी हम उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द विड्थ ऑफ फोरबिडन गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज़ वेरी स्मॉल देन द मटेरियल विल बी। यदि वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच निषिद्ध अंतराल की चौड़ाई बहुत कम होती है तो परिणामी पदार्थ क्या होगा। तो अगर जो वैलेंस और जो कंडक्शन बैंड के बीच अगर स्मॉल गैप है तो उसको हम बोलते हैं, उस मटेरियल को बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इफ़ द विड्थ ऑफ द फोरबिडन गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज़ वेरी स्मॉल देन दिस मटेरियल विल बी कॉल्ड एज सेमी कंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचसंयोजक अपमिश्रण तत्व है। तो जो फॉस्फोरस है इज ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SI यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस की जो SI यूनिट है वो क्या होती है। तो रिलक्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर टर्न्स पर वेबर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। A फॉर एम्पियर टर्न्स और WB फॉर वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इनपुट एंड आउटपुट जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर आर रिवर्स बायस देन द रीजन ऑफ ऑपरेशन इज। यदि एक ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट जंक्शन रिवर्स बाय है तो जो ऑपरेशन का क्षेत्र है वो क्या होगा। यदि इनपुट और आउटपुट जंक्शंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर रिवर्स बायस में होते हैं तो उस रीजन ऑफ ऑपरेशन को हम बोलते हैं कट ऑफ या अनंत। करंट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्न्स ऑन द वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम डायोड इज। जर्मेनियम डायोड का टर्न ऑन वोल्टेज कितना होता है। सो द टर्न ऑन वोल्टेज ऑफ द जर्मेनियम डायोड इज 0.3 वोल्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द RMS वैल्यू ऑफ साइनसोइडल करंट इज। साइनसोइडल करंट की जो RMS मान है वो कितना होता है। तो जो RMS वैल्यू ऑफ द साइनसोइडल करंट इज 0.707 IM। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द फॉरवर्ड करंट ऑफ PN जंक्शन डायोड इज 20 मिलियन एम्पियर देन द वैल्यू ऑफ द डायनेमिक रेजिस्टेंस विल बी। यदि PN जंक्शन डायोड का जो फॉरवर्ड करंट 26 मिली एम्पियर है तो गतिशील प्रतिरोध का मान क्या होगा। इफ फॉरवर्ड current of PN junction diode is 26 ampere then the value of the dynamic resistance will be 1 ohm. तो correct answer is option C. Next question is the important advantage of FET over the BJT. BJT पर FET का जो महत्वपूर्ण लाभ है वो क्या होता है। तो जो important एडवांटेज है ऑफ FET ओवर द BJT इज बेटर थर्मल स्टेबिलिटी। जो इसकी बेहतर जो थर्मल स्थिरता होती है FET की ओवर द BJT।
तो यहाँ FET का जो मतलब होता है वो होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और BJT स्टैंड फॉर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो जो मेन एडवांटेज होती है FET की ओवर द BJT, उसकी जो बेटर थर्मल स्टेबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द करंट गेन ऑफ कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन। कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन के प्रवाह की वृद्धि क्या होती है। तो जो कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन की जो करंट गेन होता है वो होता है IC डिवाइड बाई IB। IC स्टैंड फॉर करंट ऑफ कलेक्टर और करंट ऑफ बेस। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि जो PN जंक्शन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर। तो IC जो कलेक्टर का जो करंट है और IB है वो बेस का करंट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल 13। जो डेसिमल 13 है उसका बाइनरी डिजिट क्या होगा। तो यहाँ हमें बदलना है जो 13 को बाइनरी डिजिट में। जो डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 10, और जो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो होता है 2। तो हमें जो 13 है, जो 13 है, जो डेसिमल नंबर है, उसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं देखिए। क्योंकि डेसिमल से हमें बाइनरी में जाना है, तो इसलिए बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, इसलिए हम 2 से इसको डिवाइड या भाग करेंगे। तो 2 छीकी 12, एक एलसीएम बचता है, तो वो एलसीएम लिखा जाएगा यहाँ पे। तो 2 छीकी 12 और लिखा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 2 तिया 6 और आंसर आता है 0। ये तब तक करना जब तक हमारा आंसर 0 या 1 ना आ जाए। तो 2 एकम 2, आंसर बचता है 1। तो अब यहाँ हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, इसलिए हम रुक जाएंगे क्योंकि आगे डिवाइड नहीं होगा। तो हमें रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखना होता है। तो 1 1 0 1 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल 257। तो मतलब क्या करना है कि जो हमें ऑक्टल नंबर है उसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो जो 275 है वो क्या है, ऑक्टल नंबर है, उसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल नंबर में। तो इसको कैसे करते हैं वो देखिए। यहाँ में दिया गया 257, तो हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल को डेसिमल में। तो क्या करना है, हमें जो लास्ट का डिजिट है पहले उसको उठाएंगे 7 इंटू में 8 की पावर 0। इसी तरह सेकंड डिजिट उठाएंगे 5 इंटू में 8 की पावर 1। फिर उठाएंगे 2 को 2 इंटू में 8 की पावर 2। तो इनको सोल्व आउट कर देंगे। तो 8 की पावर 2 होती 64, 64 गुना 2 होता है 128, प्लस 8 पंजा 40, किसी की भी पावर 0 होती तो होती 1, तो 7 इंटू 1 7। तो इसको जोड़ने पर जो हमारा आंसर आता है 175। तो 175 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द असाई इक्विवेलेंट ऑफ द लेटर ए। तो हमें बताना है कि जो असाई कोड में जो लेटर ए है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार आदमी ना गलती कर देता है। यहाँ स्मॉल ए दिया हुआ है, अगर स्मॉल ए का मतलब क्या है कि जो ए की जो वैल्यू है वो है 97। तो स्मॉल ए का मतलब होता है 97। अगर कैपिटल ए की बात करता है तो कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65। लेकिन जो आंसर है वो पूछा गया है कि जो असाई कोड है इक्विवेलेंट ऑफ द लेटर ए, वो पूछा गया है 97, लेकिन 97 ऑप्शन में है नहीं, तो उसको क्या किया गया है, बाइनरी कोड में उसको कन्वर्ट किया गया है। तो ये आप दोनों याद रख सकते हैं। अगर इस स्मॉल ए के बाद क्या आता है बी, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 98। इसी तरह अगर कैपिटल बी की पूछता है तो कितनी आ जाएगी 66। इस तरह से आप जड़ तक चले जाना एक एक प्लस करते हुए। तो बस 2 ही वैल्यू आपको याद रखनी, स्मॉल ए का मतलब होता है 97 और
कैपिटल ए का मतलब होता है 65। तो हम सोल्व करेंगे अभी स्मॉल ए 97 को। तो वही तरीका है हमारे पास, 97 लिखा तो 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 48 यहाँ 1 बच गया। इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 पूरा भाग चला जाएगा। उसके बाद ये भी पूरा भाग चला जाएगा। उसके बाद 2 6 की 12, ये भी पूरा भाग चला गया। अब आगे मैं इधर कर देता हूँ 6 2 3 6, ये भी पूरा चला गया। 2 एकम 1, ये नहीं। अब हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना, तो हमें यहाँ से शुरू करना 1 1 0, फिर 0 0 और 1, यहाँ तक हमें लास्ट तक चले जाना है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। एक 0 एक्स्ट्रा और लगाई उसने, वो डिजिट को कंप्लीट करने के लिए होती है, जैसा कि जो बाइनरी डिजिट होते हैं वो इस कोड में होते हैं 1 2 4 8, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 1 2 4 8, इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए ट्रांसफॉर्मर द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स शुड हैव। एक ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग क्या होना चाहिए। तो इन ए ट्रांसफॉर्मर द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स शुड हैव लो रिलेक्टेंस, तो उसका जो प्रतिस्तंभ है वो कम होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोर लॉस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर कैन बी डिटरमाइंड बाय। एक ट्रांसफॉर्मर का मुख्य नुकसान डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्रॉस या जो कोर्स लॉसेज होते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर कैन बी डिटरमाइंड बाय द ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट प्रिसिशन के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं कोर लॉस को ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रांसफॉर्मर हैज़ नो लोड हैज़ एन इंड्यूस EMF 230 वोल्ट RMS drawn a current of 1 ampere RMS and having an angle between them is 83.76, then the value of the core loss will be। बिना लोड वाले एक ट्रांसफॉर्मर में प्रेरित EMF 230 वोल्ट RMS है और 1 एम्पियर RMS का करंट खींचता है, तो उसके जो कोणों का बीच है वो है 83.76 डिग्री। तब कोर की जो हानि का मान है वो क्या होगा। तो इसके लिए जो कोर लॉस होता है उसका एक फार्मूला होता है, कोर लॉस इज इक्वल टू VI कोस फाई, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ V होता है वोल्टेज, I होता है करंट और फाई होता है जो एंगल होता है उन दोनों के बीच में। तो यहाँ हमसे सारी वैल्यू दी गई है। तो वोल्टेज दी गई है 230, करंट दिया गया है 1 एम्पियर और कोस की वैल्यू दी गई है 83.76। लेकिन जो 83.76 है वैल्यू, अगर कोस की वैल्यू हमें 0 30 45 60 90 अगर पूछता तो हम डायरेक्ट बता सकते थे। लेकिन जो कोस 83.76 है उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल कर 1 से और 230 से मल्टीप्लाई कर जो आंसर आता है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इनको सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडियल ओप एम्प हैज़ एन, एक आदर्श सक्रियात्मक प्रवर्धन में होता है। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ द इनफाइनाइट RI, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस उसका होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हैज़ RF इज इक्वल टू 20 किलो ओम एंड R1 इज इक्वल टू 2 किलो ओम, देन द स्केल फैक्टर विल बी। एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का RF है वो 20 किलो ओम है और R1 2 किलो ओम है, तो स्केल फैक्टर क्या होगा। तो जो स्केल फैक्टर निकालने का सीधा सा फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ SF। SF स्टैंड फॉर द स्केल फैक्टर, ये होता है माइनस, दोबारा लिखता हूँ SF। SF का मतलब होता है स्केल फैक्टर। इसका जो निकालने का फार्मूला होता है वो होता है RF टू द R1 माइनस RF टू द R1। तो यहाँ हमें वैल्यू दी गई है माइनस RF की जो वैल्यू है वो है 20 किलो ओम और R1 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है
2 किलो ओम, तो किलो ओम से किलो ओम कट जाएगा, 2 से 20 को काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 10 पे, तो माइनस उसके साथ पहले ही है, तो कितना आ जाएगा आंसर, -10। तो स्केल फैक्टर जो होता है वो होता है -RF टू द R1, तो दोनों को आपस में डिवाइड करना और माइनस आगे लगाना है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा DC इज 0.99 देन बीटा DC विल बी। तो अगर अल्फा DC की वैल्यू दी गई तो बीटा DC क्या होगा। तो जो करंट गेन होता है बीटा में, बीटा DC में, वो होता है, उसका एक फार्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है 0.99, 1 माइनस 0.99, तो इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.99, और 1 में से 0.99 को जब माइनस करेंगे तो 0.01, तो इसको सोल्व आउट करने पर कितना आएगा 99, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर व्हेन द स्लीप इज़ 0%। स्लिप के 0% होने पर इंडक्शन मोटर की गति है वो क्या होगी। तो जो सिंक्रोनस जो मोटर होती है उसकी जो स्पीड होती है वो इंडक्शन मोटर की होती है जब स्लीपेज है उसके अंदर 0% होता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, या तुल्यकालीन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर विल बी 0 व्हेन स्लीप इज। इंडक्शन मोटर की जो गति 0 होगी जब स्लीप कितने % होगी। द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर विल बी 0 व्हेन स्लीप इज 100%, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है। इन सिंक्रोनस मोटर स्टार्टर एंड रोटर फील्ड रोटेट साइमल्टेनियसली, दो स्टेटर और रोटर फील्ड होते वो एक साथ घूमते सिंक्रोनस मोटर के अंदर, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IGCT मीन्स, जो IGCT का जो मतलब होता है वो क्या होता है। तो IGCT स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गेट कम्युनिकेटेड थायरिस्टर, इंटीग्रेटेड गेट कम्युनिकेटेड थायरिस्टर, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन SCR द होल्डिंग करंट इज। जो SCR में जो होल्डिंग करंट होता है उसे क्या कहते हैं। इन SCR द होल्डिंग करंट इज द मिनिमम एनोड करंट टू मेंटेन द थायरिस्टर इन ऑन स्टेट। थायरिस्टर को चालू रखने के लिए न्यूनतम एनोड करंट वो होता है होल्डिंग करंट इन द SCR, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। SCR मीन्स सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर SCR इज B इन ऑन स्टेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी द करेक्ट। SCR को चालू रखने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो जो IL है वो ग्रेटर देन IH है, तो ये जो कंडीशन होती है SCR के अंदर इन द ऑन स्टेट वो रिलेशन एकदम सही है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द SCR द ब्लॉकिंग स्टेट मीन्स। इन SCR द ब्लॉकिंग स्टेट मीन्स द फॉरवर्ड एनोड करंट ऑफ ए थायरिस्टर इज रिड्यूस लो इट्स होल्डिंग करंट, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। SCR में ब्लॉकिंग स्टेट का मतलब होता है थायरिस्टर में फॉरवर्ड एनोड करंट को उसके होल्डिंग करंट से कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज FDMA। जो FDMA उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल SS, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट कंप्रेशन टेक्निक यूज इन PCM। PCM में इस्तेमाल की जाने वाली सही संपीड़न तकनीक कौन सी है। तो जो PCM होती है वो होती है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो PCM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो जो करेक्ट कंप्रेशन टेक्निक यूज़ करते हैं हम PCM के अंदर वो होती ए लॉ ऑफ म्यू लॉ।
ए ला ऑफ म्यू ला, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जो म्यू का ला का जो ए ला है उसकी जो कंप्रेशन टेक्निक है वो यूज करते हैं पीसीएम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीपीएसके इज, तो बीपीएसके का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है कि बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पॉजिटिव हाफ इंटरवल पल्स इज फॉलोड बाय जीरो हाफ इंटरवल पल्सेस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वन देन द फॉर्मेट इज, यदि एक ट्रांसमिशन के लिए पॉजिटिव हाफ इंटरवल पल्स को जीरो हाफ इंटरवल पल्स फॉलो करती है तो प्रारूप क्या होगा। अगर इस तरह का जो प्रारूप होगा तो वो होगा यूनिपोलर आर्जर फॉर्मेट। इफ़ द पॉजिटिव हाफ इंटरवल पल्सेस इज फॉलोड बाय ए जीरो हाफ इंटरवल पल्सेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वन देन द फॉर्मेट विल बी यूनिपोलर आर्जर फॉर्मेट, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉलिड एंगल सस्पेंडेड बाय द हेमिस्फीयर एट इट्स सेंटर इज, किसी अर्धगोले द्वारा उसके केंद्र में निलंबित किए गए ठोस कण का मान कितना होता है। तो सॉलिड एंगल सस्पेंडेड बाय द हेमिस्फीयर एट इट्स सेंटर इज 2 पाई स्टेरेडियन, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंडल पावर कैन बी डिफाइंड एज, कैंडल पावर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कैंडल पावर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लुमिनस एमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, किसी जो कैंडल पावर को परिभाषित करते हैं किसी स्रोत द्वारा प्रति इकाई ठोस कण उत्सर्जित लुमिना की संख्या, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ 25 cp लैम्प फ्रॉम ए नॉर्मली प्लेस स्क्रीन इन ऑर्डर दैट द इल्यूमिनेशन शैल बी 10 लक्स। सामान्य रूप से रखी स्क्रीन को 25 cb लैम्प की दूरी का निर्धारित ऐसे करें ताकि प्रकाश 10 लक्स हो, तो उसके लिए जो डिस्टेंस रखी जाती है वो रखी जाती है 1.58 मीटर, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्रोनमस CPU स्टैंड फॉर, द CPU स्टैंड फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है। तो इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम द कंट्रोल एक्शन इंडिपेंडेंट टू द आउटपुट, या कंट्रोल एक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट, कंट्रोल एक्शन आउटपुट में स्थानांतरित होता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन, टोटल जो TIR होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो होता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्लेडिंग, जो क्लेडिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर का वो ज़्यादा हो किससे, क्लेडिंग एंगल से, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। कोर का अपवर्तन सूचकांक क्लेडिंग के अपवर्तन सूचकांक की तुलना में अधिक होना चाहिए कुल आंतरिक परिवर्तन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज 0.03 देन द एक्सेप्टेंस एंगल विल बी, यदि किसी ऑप्टिकल फाइबर का संख्यात्मक अपर्चर 0.03 है तो इसका स्वीकृत कोण है वो कितना होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज किया जाता है जो न्यूमेरिक NA लिख देता हूँ, इसका मतलब है न्यूमेरिकल अपर्चर, तो इसका जो फार्मूला होता है न्यूमेरिकल अपर्चर का वो होता है NA न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू साइन थीटा A, जो थीटा A है वो है एक्सेप्टेंस एंगल, तो यहाँ हमें न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू दी गई है 0.03 और साइन थीटा A मतलब साइन थीटा A की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब सोल्व आउट करते हैं तो वैसे तो हम बता नहीं सकते, अगर साइन की वैल्यू हमें डायरेक्ट पूछता कि 30 डिग्री पे कितनी होगी, 45 पे, 60 पे, 90 पे, 0 पे कितनी होगी, तो उसको हम बता देते, लेकिन इसको हम साइंटिफिक जो कैलकुलेटर आता है उसकी हेल्प से अगर सोल्व आउट करते हैं तो जो आंसर आता है हमारा वो आता है 1.77 डिग्री।
तो डायरेक्ट फार्मूला होता है जो न्यूमेरिकल अपर्चर निकालने का, वो होता है साइन थीटा ए। जो थीटा ए होता है वो होता है एक्सेप्टेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन ऑप्टिकल फाइबर डैश द एंगल ऑफ द लाइट मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन द क्रिटिकल एंगल। एक ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का डैश कोण उसके आंतरिक कोण के बराबर या उससे कम होना चाहिए। तो इन द ऑप्टिकल फाइबर केबल द प्रोपोगेशन एंगल ऑफ द लाइट मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन द क्रिटिकल एंगल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोपोगेशन या प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑप्टिकल फाइबर डैश ऑफ cladding material is less than that of the fiber core material. In optical fiber, the refractive index of cladding material is less than that of the fiber core material. तो correct answer is option A. तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो क्लैडिंग मटेरियल का जो अपवर्तन सूचकांक है वो फाइबर कोर मटेरियल से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री देन द परसेंटेज ऑफ पावर लॉस व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर एंड टू वाटर। जब प्रकाश वायु और पानी से यात्रा करता है तो यदि क्रांतिक कोण 0 है तो ऊर्जा की हानि का जो प्रतिशत है वो कितना होगा, वो होगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए step index fiber the core index n1 is 1.5 and cladding index n2 is 1.4 then the numerical aperture will be। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल अपर्चर निकालने का। मैं एन ए से डिनोट करता हूँ न्यूमेरिकल अपर्चर को। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर द रूट n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। तो यहाँ n1 है कोर इंडेक्स, n2 है क्लैडिंग इंडेक्स। तो जब हम इनकी वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो n1 कितना है 1.5 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर। तो जब हम 1.5 का स्क्वायर करेंगे, मैं अगली उसमें लिख देता हूँ, तो 1.5 का जो स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.25 माइनस 1.4 का जब हम स्क्वायर करूँगा तो 1.96 आता है। जब इसको माइनस करूँगा तो ये आएगा 0.29। तो जब 0.29 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो आता है 538। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इसके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला होता है न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू अंडर द रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। तो n1 होता है कोर इंडेक्स और n2 होता है क्लैडिंग इंडेक्स। तो साथियों ये जो 40 क्वेश्चंस थे वो टेक्निकल मीन्स वायरमैन ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो जो अब बाकी जो 50 क्वेश्चन हैं नॉन टेक्निकल पार्ट्स के वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर जो अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट है तो उसके तो मुझे लगता है कोई काम नहीं आने ये क्वेश्चन। अगर वो हरियाणा के इंस्ट्रक्टर या किसी और एग्ज़ाम की पेपर देना चाहता है तो हो सकता है उसके ये काम आए, लेकिन जो हरियाणा के जो अपने साथी हैं उनके तो काम आएंगे क्योंकि वो और भी एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उनके क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। जो येलो कलर से जो मार्क किए हुए वो उनके आंसर है। तो ये हिंदी के क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा और बाकी आपको अगर आराम से देखना तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या क्लासमेट को शेयर करें ताकि उनके भी ये काम आ सके अगर वो किसी भी इंस्ट्रक्टर या किसी भी स्टेट के इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी में कर रहा है। तो देखो साथियों अगर नॉन टेक्निकल पार्ट हो सकता है वो हरियाणा से रिलेटेड हो, लेकिन जो टेक्निकल पार्ट है वो कहीं भी आप एग्ज़ाम दें इंस्ट्रक्टर के, वो सभी एग्ज़ामों में उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड ही।
अब शुरू हो जाते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हैं, कुछ इसमें मिक्स करंट अफेयर के भी हैं। अभी रीजनिंग के पार्ट्स शुरू हो जाता है। रीजनिंग के बाद एप्टीट्यूड का पार्ट्स बचता है। तो ये थे साथियों जो 50 क्वेश्चन हैं नॉन टेक्निकल पार्ट से। थैंक यू दोस्तों।